चलिए आज चुनावी शोर शराबे से हटकर आंकड़ों और जमीनी हकीकत की दुनिया में चलते हैं। आज हम करीमगंज नॉर्थ के नतीजों का एक बहुत गहरा विश्लेषण करेंगे। देखिए, ये कहानी किसी एक पार्टी की हार या जीत की नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि जब जमीन से एक संगठन का कनेक्शन टूटता है तो असल में होता क्या है। किसी भी जगह की सियासत को समझना होना तो पहले उसकी मिट्टी को, उसके लोगों को समझना पड़ता है। करीमगंज नॉर्थ असम की बराक घाटी का वो इलाका है जिसकी पहचान नदी और सरहद दोनों ने मिलकर बनाई है। यहाँ की हवा में सिर्फ नमी नहीं है, बल्कि पहचान, नागरिकता और रोजी रोटी जैसे बहुत गहरे सवाल भी घुले हुए हैं। और यहीं की राजनीति लोगों की इन्हीं उम्मीदों और डरों से बनती और बिगड़ती है। तो हमारा ये विश्लेषण कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम एक पॉलिटिकल ऑटोप्सी करेंगे, यानी हार की वजहों की परत दर परत जांच। फिर हम उस गिरावट के पूरे सिस्टम को समझेंगे, इतिहास में जाकर कुछ पैटर्न देखेंगे और फिर वापसी के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि इन सब आंकड़ों को अच्छे शासन में कैसे बदला जा सकता है। तो जांच शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, एक जीती हुई सीट पर सिर्फ 5 साल के अंदर इतना बड़ा पतन, ये आखिर हुआ कैसे। जमीन से हमें 3 बहुत साफ संकेत मिले जो इस पूरी कहानी को बयान करते हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये अपने आप में कहानी है। 2016 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 35% था और 2021 में ये गिरकर 13% से भी कम रह गया। ये कोई मामूली हार नहीं थी, ये एक तरह से सियासी जमीन का खिसकना था। एक ऐसा पतन जो ये बताता है कि पूरी की पूरी व्यवस्था अंदर से खोखली हो चुकी थी। पहला सिग्नल हमें यहाँ की डेमोग्राफी यानी सामाजिक बनावट से मिलता है। करीमगंज जिले में 56% आबादी मुस्लिम है। अब 2021 में AIUDF का चुनाव न लड़ना एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया। इससे हुआ ये कि एक मजबूत वोट बैंक जो था वो बिखर गया। एक सोशल कोएलिशन जो पहले जीत का आधार था वो टूट गया और इसका सीधा फायदा विपक्ष को मिला। दूसरा संकेत था नैरेटिव का, यानी कौन सी कहानी लोगों तक पहुंच रही थी। नागरिकता, NRC और अवैध अप्रवासियों को लेकर एक बहुत ही पावरफुल कहानी बनाई गई। इस कहानी ने लोगों के मन में अपनी पहचान को लेकर एक गहरा डर पैदा कर दिया और इस नैरेटिव के जवाब में सामने एक खालीपन था। कोई मजबूत, भरोसेमंद जवाबी कहानी थी ही नहीं। और तीसरा और शायद सबसे अहम संकेत, संगठन की जमीनी नाकामी। यह बिल्कुल एक तरफा मुकाबला था। आप देखिए, एक तरफ बीजेपी AGP का मजबूत डिजिटल नेटवर्क, नियमित कैडर ट्रेनिंग, और दूसरी तरफ कांग्रेस का संगठन जमीन पर लगभग था ही नहीं। बूथ कमेटियां कमजोर, डिजिटल दुनिया में कोई मौजूदगी नहीं और कार्यकर्ताओं में एक थकान, एक निराशा। याद रखिए, चुनाव भाषणों से नहीं, बूथ मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। तो अब हम क्या हुआ से आगे बढ़कर ये समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये हार किसी एक नेता की या किसी एक गलती का नतीजा नहीं थी। नहीं, ये एक सिस्टमिक फेलियर था। एक ऐसी बीमारी जो संगठन के अंदर सालों से पनप रही थी और चुनाव के दिन एकदम से सतह पर आ गई। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। जमीनी मशीनरी खोखली थी। सियासत की जो असली लड़ाई होती है वो गांव में, मोहल्ले में और बूथ के लेवल पर लड़ी जाती है। अगर आपका सिपाही ही मैदान में तैयार नहीं है तो सेनापति की रणनीति किसी काम की नहीं होती। ये स्वॉट विश्लेषण तस्वीर को और भी साफ कर देता है। ताकत क्या थी? हाँ, 2 बार के विधायक का जाना पहचाना नाम था, पार्टी का पुराना ब्रांड था, लेकिन कमजोरियां कहीं ज्यादा भारी थीं। जमीनी नेटवर्क का ना होना, कोई करिश्माई स्थानीय चेहरा नहीं, लीडरशिप वैक्यूम। मौके जरूर थे, लेकिन ध्रुवीकरण और संसाधनों की भारी कमी जैसे खतरों ने उन्हें बेअसर कर दिया। हमारे संवैधानिक मूल्य हमें सिखाते हैं कि सार्वजनिक बहसों में हर व्यक्ति की गरिमा और तथ्यों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इस तरह का ध्रुवीकरण उस रास्ते में एक बहुत बड़ी चुनौती है। भविष्य का रास्ता बनाने के लिए कभी कभी अतीत के नक्शे को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। करीमगंज नॉर्थ का चुनावी इतिहास हमें चेतावनी के कई संकेत देता है। ये दिखाता है कि यहाँ की राजनीतिक जमीन हमेशा से ही बहुत अस्थिर, बहुत वॉलेटाइल रही है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। पिछले 3 दशकों में यहाँ की जनता ने हर बड़े पार्टी को मौका दिया है, बीजेपी, AGP, कांग्रेस। इससे एक बात तो साफ है कि ये किसी भी पार्टी की सुरक्षित सीट नहीं है। यहाँ के वोटर लगातार बदलाव चाहते हैं और जो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता उसे बदलने में ज्यादा देर नहीं लगाते। और ये नंबर 0.36%, ये सबसे बड़ी चेतावनी थी। 2016 में कांग्रेस की जीत का अंतर सिर्फ इतना सा था, कुछ 100 वोट।
रिकॉर्ड वोटिंग हुई, उसके बावजूद इतनी मामूली जीत, ये अपने आप में एक खतरे की घंटी थी। ये साफ बता रही थी कि जमीन खिसक रही है, लेकिन इस संकेत को शायद वक्त रहते पढ़ा नहीं गया। तो ठीक है, अब तक हमने बीमारी की पूरी जांच कर ली। अब बात करते हैं इलाज की। यहां से वापसी के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित और अनुशासित योजना की जरूरत है। हमने इसे 4 स्तंभों पर आधारित एक ब्लूप्रिंट फॉर रिवाइवल का नाम दिया है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। मतलब 4 मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा: चुनावी रणनीति, संगठन का जीरो से पुनर्निर्माण, नैरेटिव पर कंट्रोल और संसाधनों का सही मैनेजमेंट। इनमें से एक भी मोर्चा अगर कमजोर रहा तो पूरी इमारत ढह जाएगी। पहले 2 स्तंभों की बात करते हैं। चुनावी रणनीति में अब बड़े बड़े वादों की जगह स्विंग वोटर्स और युवाओं जैसे छोटे छोटे समूहों पर फोकस करना होगा। सेक्युलर वोट को बिखरने से रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे गठबंधन बनाने होंगे। और संगठन के मोर्चे पर तो काम शून्य से शुरू करना होगा। बूथ कमिटियों को फिर से बनाना, एक स्पष्ट कमांड स्ट्रक्चर और नियमित ट्रेनिंग के साथ। अब तीसरे और चौथे स्तंभ पर आते हैं। नैरेटिव्स को स्थानीय भाषा यानी बंगाली में 4 मुद्दों पर केंद्रित करना होगा: नागरिकता, रोजी रोटी, सद्भाव और शासन। डिजिटल दुनिया में जो विपक्ष का दबदबा है, उसका मुकाबला करना होगा। और जहां तक संसाधनों की बात है, पैसे की कमी को ह्यूमन कैपिटल से पूरा करना होगा, यानी युवा स्वयं सेवक, स्थानीय प्रभावशाली लोग, इनकी ताकत पर भरोसा करना होगा। लेकिन कोई भी शानदार से शानदार योजना तब तक सिर्फ कागज पर ही रहती है जब तक उसे लागू करने वाला सही इंसान ना हो। इस पूरे ब्लूप्रिंट के केंद्र में 2 लोग हैं। एक वो नेता जो इस बदलाव का चेहरा बनेगा, और 2 वो आम जनता जिसकी समस्याओं का समाधान ही इस पूरी कवायद का असली मकसद है। तो इस नई रणनीति के लिए एक आदर्श उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? सबसे जरूरी वो बराक घाटी का ही हो, जिससे लोग एक अपनापन महसूस करें, उसकी एक पहचान हो, एक कम्युनिटी क्रूसेडर की, यानी समाज के लिए लड़ने वाले योद्धा की, जो बंगाली भाषा में लोगों के दुख दर्द पर बात कर सके और जो नए जमाने के तरीकों को अपनाने से हिचकिचाए नहीं। और अंत में ये डेटा हमें बताता है कि लोगों के असली मुद्दे क्या हैं। सबसे ज्यादा चिंता नागरिकता और एनआरसी को लेकर है। उसके बाद हर साल आने वाली बाढ़ और टूटी फूटी सड़कें, और फिर जाहिर है युवाओं के लिए रोजगार की कमी। राजनीति को इन्हीं मुद्दों का जवाब देना होगा। और जब हम लोगों की समस्याओं को समझने के लिए डेटा इकट्ठा करते हैं, तो भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क हमें सिखाता है कि उनकी प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। तो हम इस विश्लेषण को एक शांत चेतावनी और एक विजन के साथ समाप्त करते हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या ये ब्लूप्रिंट काम करेगा। असली सवाल ये है कि क्या कोई इसे लागू करने का अनुशासन और साहस दिखा पाएगा। क्योंकि टूटा हुआ भरोसा सिर्फ डेटा, सहानुभूति और जमीनी मेहनत के दम पर ही दोबारा बनाया जा सकता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics.